नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स साप्ताहिक घटनाक्रम अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 के पहले सप्ताह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनमें से हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते। सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण, किसी न किसी परीक्षा में टपक सकते हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। किसने की है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। अब ये स्वास्थ्य बीमा योजना है क्या? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इस योजना में एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जो केंद्र सरकार की योजना है जन आरोग्य योजना। कौन सी? जन आरोग्य योजना। ठीक है, उसी का रूप है ये योजना, जिसका नाम क्या राजस्थान ने दिया है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान ने शुरू की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में है अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ही भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। और कितना क्षेत्रफल है राजस्थान का? 342 और 239 वर्ग किलोमीटर। और आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या फिर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। जो कहाँ है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू में है, राजस्थान के माउंट आबू में। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछे तो कौन सी है? अरावली पर्वत। और राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, कौन सा है वो? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछा जाता है कि केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो कौन करेगा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी? तो इसका सही आंसर है उज़्बेकिस्तान। किस देश के द्वारा की जाएगी? उज़्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी 2023 में। ये प्रश्न सीधा परीक्षा में छपेगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब ये मेज़बानी करेगा कौन? उज़्बेकिस्तान। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है उज़्बेकिस्तान, जो आपको दिख रहा है इस कलर का, उज़्बेकिस्तान है। और इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। तो आपसे पूछ सकता है कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही
ये पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अब उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो उज्बेकिस्तान से जो भी महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, अभी मैंने बताया। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अब उज्बेकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है शौकत मिर्जियोयेव। शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और उज्बेकिस्तान में जो मुद्रा चलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उज्बेकिस्तान सोम। जैसे अपने भारत में कौन सी मुद्रा चलती है, रुपया। कौन सी मुद्रा चलती है भारत में, रुपया। इसी प्रकार उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान सोम चलता है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 अप्रैल, 15 जनवरी या 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है समुद्री दिवस? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपको 3 ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे, 15 जनवरी, 22 मार्च, 8 अक्टूबर। तो इन्हें इस तारीख को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो 22 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, किसी न किसी में ज़रूर आया होगा। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय थल सेना दिवस। जो हमारी आर्मी है उसकी स्थापना 15 जनवरी को हुई थी, इसलिए 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब देखते हैं भारत में समुद्र की क्या है विशेषता। तो इस बार जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है यह कौन सा संस्करण था, कौन से नंबर का समुद्री दिवस था? तो इस बार 58वें नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। और सबसे पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया था? तो यह 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और आपसे पूछता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है? तो भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि वह 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो अभी मैं उन राज्यों को भी बताऊंगा कि किन राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। लेकिन लगातार ये प्रश्न आता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा है जो किस राज्य की है, कि कौन सा राज्य सबसे अधिक लंबाई में समुद्र से लगा हुआ है? तो सबसे अधिक लगा है गुजरात, और गुजरात के बाद लगा है आंध्र प्रदेश। और फिर आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम सीमा किस राज्य की लगी हुई है? तो सबसे कम सीमा लगी है गोवा की। किस राज्य की लगी है? गोवा की। लंबाई भी पूछ सकता है। अब देखो, आपने भारत का मैप देखा होगा, कुछ इस प्रकार का रहता है भारत का मैप, और क्या है नीचे पूरा समुद्र है। तो यहाँ गुजरात से लगा के पश्चिम बंगाल तक कितनी लंबाई है समुद्र की?
तो ये है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, और स्थलीय सीमा की लंबाई भी पूछ सकता है। अब यहाँ से गुजरात से लगाकर ये ऊपर से नीचे ऐसा, अब ये लंबाई भी पूछ सकता है, ये कितनी है, तो ये लंबाई है 15,200। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है मध्य प्रदेश यानी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अभी तो हम समुद्र की लंबाई देख रहे हैं, तो समुद्र की लंबाई कितनी, समुद्र सीमा की 7,517 किलोमीटर है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं समुद्र से, सबसे ज़्यादा कौन सा लगा हुआ है, सबसे कम कौन सा लगा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा ये है भारत का मैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम राज्य गिन लेते हैं कि 9 राज्य हैं कि नहीं है। जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं, कलरफुल स्टेट, यही है समुद्र की सीमा से लगे हुए राज्य। तो सबसे पहले है गुजरात, दिख रहा होगा आपको, ये है गुजरात नंबर 1, फिर महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, आपको यहाँ पे ये छोटा सा राज्य दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये पे कौन सा है, गोवा 4, ये केरल है 5, तेलंगाना नहीं तमिलनाडु, तेलंगाना तो सीमा ही नहीं लगी है तेलंगाना की, है ना, तो तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है, और लंबाई इनकी कितनी बताई मैंने अभी, 7,517 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात से लगा के कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा कहाँ से लगी है, समुद्र से लगी है। फिर सबसे ज़्यादा समुद्र की सीमा किस राज्य की लगी है, तो यहाँ से यहाँ तक गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश की, और सबसे कम आपको दिख ही रहा होगा कि ये है गोवा, और गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना ये जो हैदराबाद से कहाँ से अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये बना, तो जो तेलंगाना इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये लॉकलैंड स्टेट है, भू आवेष्टीय राज्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने विश्व बैंक के साथ मिलकर पंजाब को $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। अब विश्व बैंक के साथ मिलकर कौन सा बैंक पंजाब को देगा $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIV, क्या है इसका नाम, AIIV, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये कहाँ का बैंक है, तो ये चाइना का बैंक है। कौन सा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और ये विश्व बैंक के साथ मिलकर पंजाब को $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस बैंक के बारे में, AIIV बैंक क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो ऋण मिल रहा है, ये किस काम के लिए ऋण मिल रहा है पंजाब को, तो पंजाब में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए ये ऋण दिया जा रहा है विश्व बैंक और AIIV के द्वारा। ठीक है, किस काम के लिए दिया जा रहा है ये ऋण, तो पेयजल से संबंधित पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पंजाब में। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIV का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। और वर्तमान में इस बैंक के अध्यक्ष कौन है, जिन लेकॉन। कौन है इस बैंक के अध्यक्ष, जिन लेकॉन, और इसका मुख्यालय चीन में है। ठीक है, तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शी जिनपिंग,
और चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी चीन की मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की अभी हमने पढ़ी थी, क्या थी? उज्बेकिस्तान सोम। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या थी? ताशकंद। तो आपको जो भी देश याद आए उसकी आपको राजधानी, वर्तमान में उस देश का जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, उसका नाम याद होना चाहिए, और उस देश में कौन सी मुद्रा चलती है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की मुद्रा, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। और भारत की वर्तमान में जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति नहीं होता, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है भारत में। राष्ट्र अध्यक्ष तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके अध्यक्ष जिन लोकन हैं, और चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। और जो 300 अमेरिकी डॉलर दिए जाने हैं, ये पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए दिए जा रहे हैं पंजाब को। ठीक है, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये भी पूछा जा सकता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, क्या होते वहाँ के मुख्यमंत्री है पंजाब के। चलिए चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मैप में चाइना, ये है चाइना, रेड कलर का है, बहुत ही खतरे वाला है, क्योंकि यह सैन्य सुरक्षा में विश्व में नंबर 1 पर आ गया। इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो चाइना की स्थिति कहाँ है मैप में? भारत के उत्तर में है चाइना। ठीक है, चाइना में AIIB का मुख्यालय है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग। तो आज हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 3 दिवस और हैं। एक 5 अप्रैल को मनाया जाता है, एक 29 अगस्त को मनाया जाता है, एक 24 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ लोगों ने तो क्या इस प्रश्न को देखा होगा और क्या बोल रहे होंगे कि 29 अगस्त को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो सही नहीं है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस भी देख लेते हैं कि 5 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, 29 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, और 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध हॉकी से था, और हॉकी का इन्हें जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप इस दिवस को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हर परीक्षा में छपता है ये वाला दिवस। फिर अगला तो हमारा सवाल का आंसर ही है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। ये तो हमने पहले देखा था। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था? 5 अप्रैल को मनाते हैं हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 6 अप्रैल को। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो विश्व बैंक क्या है, पैसा देता रहता है। तो फिर इसने एक घोषणा की है कि हम इस राज्य सरकार को स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाओं के सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने वाले हैं।
तो किस राज्य सरकार को दे रहा है विश्व बैंक ऋण? केरल, मिजोरम, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम को देगा विश्व बैंक 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए। अब ये दे रहा है मिजोरम को। तो देखते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है मिजोरम के? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, आपको ये हर राज्य के 3 पॉइंट याद होने चाहिए कि वहाँ का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है और उस राज्य की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री जोरामथंगा और राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। और अब विश्व बैंक दे रहा है मिजोरम को ऋण। तो विश्व बैंक के बारे में भी आपको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। तो पहला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय है कहाँ? ये तो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है भैया ये? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और अमेरिका में ही क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। और विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक का गठन कब किया गया था? तो 1944 में बनाई गई थी विश्व बैंक। इसके अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मालपस और वाशिंगटन डीसी में इसका है मुख्यालय। ठीक है, तो मिजोरम से एक रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा ही कहाँ से निकलती है? मिजोरम और त्रिपुरा से निकलती है। भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। तो मिजोरम से भी कौन सी रेखा निकलती है? ईस्ट में पूर्व भारत, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है वहाँ से कौन मात्र 2 राज्यों से निकलती है। मैं आपको मैप में बना के दिखा दे रहा हूँ। जो भारत का पूर्वी हिस्सा है ये लगभग क्या है? ये है भारत का पूर्वी हिस्सा। तो यहाँ पे है मिजोरम और यहाँ पे है त्रिपुरा। तो मिजोरम और त्रिपुरा से निकलती है कर्क रेखा और भारत के कुल 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। कहाँ किया जा रहा है? यदि आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, कोई भी चैनल से आप करंट अफेयर्स पढ़ना, यदि आपने ये वाला प्रश्न देखा है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका। तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब तेलंगाना में ये स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना के रामागुंडम में। तेलंगाना में एक रामागुंडम स्थान है और वहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर बनाया जा रहा है ये प्लांट। ठीक है, कहाँ? तालाब में बनाया जा रहा है तेलंगाना के रामागुंडम में। और मई 2021 तक, कब? मई 2021 तक इसके चालू होने की पूरी संभावना है कि ये चालू हो जाएगा अभी अगले महीने तक। अब ये तेलंगाना में बनाया गया और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ठीक है, तेलंगाना जो राज्य है ये
आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है तेलंगाना राज्य। और तेलंगाना राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती, आपको ये तो याद में रखना है। ठीक है, मात्र भारत के 9 ही राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तेलंगाना की नहीं लगती है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री तमिलिसाई सौंदरराजन और राज्यपाल के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के रामागुंडम में तालाब पर बनाया जाएगा यह प्लांट और मई 2021 में चालू होने की पूरी संभावना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न सम्मान, एक ना एक सम्मान तो परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो वो सम्मान कोई भी हो, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा, सभी सम्मानों को हमें याद करना है। तो कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन और विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन को किया गया है इस सम्मान से सम्मानित, कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित विश्वभूषण हरिचंदन। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में आप जानते होंगे कि ये भारत के क्या राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो स्वास्थ्य मंत्री होगा कौन? डॉक्टर ही होगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति। और एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया है विश्वभूषण हरिचंदन जी को। ठीक है, तो अभी मैंने बताया क्या, विश्वभूषण हरिचंदन का जन्म उड़ीसा में हुआ था और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन्हें किया सम्मानित। और इस सम्मान में क्या दिया जाता है? तो देवी सरस्वती जी की चांदी की मूर्ति, एक ताम्र पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है इस सम्मान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है? तो किसने लिखी है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक? मनोज सिन्हा, नितिन गोखले, भगत सिंह कोश्यारी, प्रमोद सावंत। तो नितिन गोखले ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका क्या है निधन हो गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। इस पुस्तक का नाम है, जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो नितिन गोखले ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अब गोवा की चर्चा हुई है, तो गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत हैं। मनोहर पर्रिकर जी की अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर यही बने थे प्रमोद सावंत, जो अभी तक हैं। और राज्यपाल कौन है? गोवा के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है गोवा की राजधानी? पणजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुए शांतिर अग्रसेना 2021
2021 सैन्य युद्धाभ्यास की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? ये 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलने वाला युद्धाभ्यास है और ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त सेना अभ्यास है। कौन सा? बहुराष्ट्रीय। ये किन्हीं दो देशों के बीच संयुक्त सेना अभ्यास नहीं है। विश्व के बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का हुआ शुभारंभ 4 अप्रैल को और ये चलेगा 12 अप्रैल तक और बांग्लादेश में हो रहा है इसका आयोजन। तो देखो, यह एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सेना अभ्यास है जो 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक चलेगा और भारत भी इसमें क्या है? शामिल हो रहा है। और भारत की कौन सी टुकड़ी जा रही है? तो कोबरा कमांडो की एक टुकड़ी जा रही है इस संयुक्त सेनाभ्यास में। ठीक है, इस हमारे लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें भारत शामिल हो रहा है। अब ये जो संयुक्त सेनाभ्यास है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं मुजीबुर रहमान, ये शेख हसीना के पिता हैं। किसके पिता हैं? शेख हसीना, जो वर्तमान में बांग्लादेश की क्या है? प्रधानमंत्री। इसके पिता हैं मुजीबुर रहमान और इन्हीं के सम्मान में यह युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान और इन्हें ही कहा जाता है बंगबंधु। ये परीक्षा में पूछा जाता है अपनी कि बंगबंधु किसे कहा जाता है? तो मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंगबंधु। बांग्लादेश में इसका हुआ है शुभारंभ। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और मुद्रा चलती है बांग्लादेश में टका। क्या चलती है भाई साहब? टका मुद्रा चलती है बांग्लादेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को लगाइए आप डबल स्टार, टपकेगा किसी न किसी परीक्षा में। तो प्रश्न क्या है? किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो पुल तो क्या है, बन के तैयार हो गया है और 2022 में ये क्या है, इसका फीता कट जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। तो ये किस नदी पर बनाया गया है ये पुल? सतलज, चेनाब, गंगा या फिर नर्मदा? किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। तो देख लेते हैं इस पुल को हम। दिख रहा है आपको पुल? ये है, यहाँ से ये पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर और सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर इस पुल की ऊंचाई है। इस पर से कौन सी ट्रेन? इस रेलवे ब्रिज है। कौन सा है? रेलवे ब्रिज है। इस पर से रेल निकलेगी। तो ये है विश्व का, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, 359 मीटर ऊंचा और 1315 मीटर लंबा। ठीक है, अब ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। तो चेनाब नदी से किसी न किसी परीक्षा में टपकेगा प्रश्न। तो क्या टपक सकता है? तो सबसे पहले तो चेनाब नदी निकलती कहाँ से है? तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रा से निकलती है। ठीक है, तो दो नदियां हैं, एक चंद्रा नदी है और एक भागा नदी है। कौन कौन सी दो नदियां हैं? एक चंद्रा नदी और एक भागा नदी। जब ये दो नदियां आपस में मिल जाती हैं तो यहाँ से बारालाचा दर्रा में, जब ये बारालाचा दर्रा में ये दो नदियां आपस में मिल जाती हैं, फिर यहाँ से इसी नदी को क्या कहते हैं? चेनाब नदी। ठीक है, तो चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से चेनाब नदी बनती है और इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर चेनाब नदी की
लंबाई है और 2 इसकी सहायक नदियां हैं, एक है झेलम और एक है रावी। तो झेलम और रावी इसकी 2 सहायक नदियां हैं, ठीक है। और जो चिनाब नदी है यही आगे जाके सतलज नदी में मिल जाती है। तो सतलज नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी, और चिनाब नदी की सहायक नदी है झेलम और रावी नदी। और चिनाब नदी की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? तो चिनाब नदी का जो पुराना नाम है, चिनाब नदी का पुराना नाम है चंद्रभागा। तो चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलने से ये नदी बनती थी, तो इसलिए इसका पुराना नाम क्या है? चंद्रभागा। और वेदों में चिनाब नदी को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वेदों में चिनाब नदी को अस्किनी नाम से संबोधित किया गया है, बताया गया है। चिनाब नदी का वेदों में क्या नाम बताया गया है? अस्किनी। ठीक है, तो चिनाब नदी से कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे बनना चाहिए। तो इतने 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो चिनाब नदी से संबंधित हैं। इस प्रश्न से मिलती है इतनी जानकारी। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला जी का निधन हो गया है, उन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? अब ये थे भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो कोई ना कोई मंत्रालय इन्हें दिया गया होगा। तो गुजरात के बांकानेर से, गुजरात बांकानेर नाम सुना होगा आपने। तो गुजरात में है बांकानेर, और बांकानेर से विधायक थे कौन? दिग्विजय सिंह जाला जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और आप इस प्रश्न पर डबल स्टार लगा के लिखना, क्योंकि ये तो आप परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है इस प्रश्न को। क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि जो दिग्विजय सिंह जाला जी थे, ये इन्हें मिला था कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय मिला था, और ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री बने थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन था? तो दिग्विजय सिंह जाला जी भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे, जो इंदिरा गांधी की सरकार में 1982 में पर्यावरण मंत्री बने थे। इन्हें पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया था। ठीक है, तो हाल ही में भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया है, और इन्हें पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में 1982 में, और 1984 तक ये पर्यावरण मंत्री रहे। और अभी हाल ही में इनका क्या निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैप में दिख रहे होंगे इमेज में, ये हैं दिग्विजय सिंह जाला जी, जो गुजरात के बांकानेर से विधायक रहे और इंदिरा गांधी की सरकार में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री बने, और 82 से 84 तक ये पर्यावरण मंत्री बने रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहद में मिलावट की जांच करने के लिए मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में शहद में मिलावट की जांच करने के लिए मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा या फिर किरण रिजिजू? तो शहद में मिलावट की जांच करने के लिए मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो क्या है भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। तो भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल का किया शुभारंभ। अब ये पोर्टल का काम क्या है? तो शहद में मिलावट हो रही है उसको रोकना इस पोर्टल का काम है। ठीक है, आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक अर्जुन मुंडा और एक किरण रिजिजू। तो अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और किरण रिजिजू, इनको कौन सा प्रभार मिला है? खेल मंत्रालय किन्हें दिया गया है? किरण रिजिजू को।
तो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन से हैं? अर्जुन मुंडा और नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के कृषि मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। देखते हैं शहद के बारे में। तो शहद प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये मधुमक्खी कीट होते हैं, जो मधुमक्खी होती हैं वो शहद का निर्माण करती हैं। तो अब शहद बनाना है तो मधुमक्खियों को पालना पड़ेगा। तो मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये तो परीक्षा में पूछा ही जाता है भैया। तो मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है, और हिंदी में इसे मोना पालन भी कहते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से किसको WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? इसको भी आप डबल स्टार लगा के लिखना यदि नोट कर रहे हो, क्योंकि किसी ना किसी परीक्षा में ये तो पूछा ही जाएगा। क्योंकि WWE जो वर्ल्ड रेसलिंग है उसमें शामिल हुआ है भारत का एक पहलवान, भारत का एक बब्बर शेर। अब वो कौन कौन है? बजरंग पुनिया, महाबली शेरा, ग्रेट खली, विनेश फोगाट। तो आपको पता है कि WWE में कौन कौन से 2 शेर गए हैं भारत के थे WWE में, जो बहुत चर्चा में रहे। तो एक तो थे भैया ग्रेट खली और एक थे महाबली शेरा। ये 2 बब्बर शेर हैं इंडिया के, और इनमें से एक को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो वह है ग्रेट खली, द ग्रेट खली। अब द ग्रेट खली, इन्हें ये अचानक WWE में चर्चा में क्यों आए? क्योंकि इन्होंने 2006 में डेडमैन कहा जाता, एक रेसलर को डेडमैन क्या कहा जाता था? डेडमैन कहा जाता था। उसे कोई नहीं हरा पाता था। उसका नाम था अंडरटेकर। क्या था नाम था उसका? अंडरटेकर। उसे क्या कहा जाता था? डेडमैन। तो 2006 में जो डेडमैन था WWE का, अंडरटेकर, उसे हराया था ग्रेट खली ने। तो तभी से ये लगातार चर्चा में फिर बने रहे ग्रेट खली। तो ग्रेट खली का वास्तविक नाम पूछा जाता है, आधिकारिक नाम, कि जो ग्रेट खली है इनका आधार कार्ड में नाम क्या लिखा है? आधार कार्ड में थोड़ी लिखा होगा इनका कि द ग्रेट खली। इनका जो आधिकारिक नाम है वह क्या है? दलीप सिंह राणा। तो द ग्रेट खली का आधिकारिक नाम है दलीप सिंह राणा। और 2006 में इन्होंने द डेडमैन कहे जाने वाले WWE रेसलर अंडरटेकर को हराया था। ठीक है। तो इस सप्ताह में जो हमारा अंतिम प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, इस सप्ताह में 15 ही प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी के प्रश्न हम अगले सप्ताह के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्या है ये प्रश्न? हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसकी है? किसके द्वारा इसको लिखा जाता है? इसका विमोचन कौन करता है? एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स क्या है? जो परीक्षा के समय छात्रों में तनाव रहता है, ठीक है, माता पिताओं में तनाव रहता है परीक्षा के समय, तो इस तनाव को दूर करने के लिए पुस्तक लिखी जाती है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो यह पुस्तक जो एग्जाम वॉरियर पुस्तक है, पहली बार 2018 में प्रकाशित की गई। आपसे पूछा जाएगा कि कब प्रकाशित की गई ये पुस्तक, तो पहली बार 2018 में, फिर तो लगातार की जा रही है। तो ये चौथी बार प्रकाशित की गई है। कौन सी? एग्जाम वॉरियर्स। और 15 भाषाओं में इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 15 भाषा में। और पहली बार ब्रेल लिपि में भी इसका जो है प्रकाशन किया गया था, ब्रेल लिपि में। अब ब्रेल लिपि, ठीक है,
तो ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो क्या है, उसे छूकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, छूकर समझ सकते हैं। तो ये है ब्रेल लिपि। और 4 जनवरी 2020 को इसका प्रकाशन पहली बार ब्रेल लिपि में किया गया था, ठीक है। तो इतना पढ़ना हमें एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है साप्ताहिक करंट अफेयर्स का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें, फेसबुक पर भी शेयर कर दें। और इस बार तो परीक्षा में हम आग लगाकर ही छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।